बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियोस में सबको पता है कि हमने ये डिस्कस किया था कि बेसिकली वर्ड्सवर्थ ने अपने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में क्या चीज़ एक्सप्लेन की है, और हमने वर्ड्सवर्थ का इंट्रोडक्शन पढ़ा था दैट हाउ ही इज़ अ रोमांटिक पोइट, एंड देन वी डिस्कस्ड द थीम ऑफ द प्रीफेस के बेसिकली प्रीफेस के अंदर क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, अब इस पूरी वीडियो में जो मैं आपको चीज़ें बताने लगी हूँ, एक तो ये माइंड में रख लें कि दीज आर द, अगर आप जिस्ट समझते हैं ना कि ये एक मेजर है कि अगर आपने इसको समझ लिया तो आपका पूरा वर्ड्सवर्थ क्लियर हो जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो देयर विल बी द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको सब बताऊंगी कि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब से मैं जो एक एक लफ्ज़ बोल रही हूँ ना, जस्ट नोट इट डाउन या फिर आप उसको अपने माइंड में बिठा लीजिए कि दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन ऑफ द पोइट्री। जब हम आगे जाके कॉलेज पढ़ेंगे वहाँ पर भी ये डेफिनेशन हम देखेंगे, यानी कि वेन एवर अ पर्सन और अ क्रिटिक और स्टूडेंट इज टॉकिंग अबाउट द वर्ड्सवर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री, देन द डेफिनेशन हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, कि पता है कि डेफिनेशन में क्या है। सो पोइट्री अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। वर्ड्सवर्थ के लिए पोइट्री रिवॉल्व करती है सिर्फ इमोशंस, फीलिंग्स, इमेजिनेशंस पे। चूँकि वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक था, एक रोमांटिसिज्म से ताल्लुक़ रखने वाला पोइट था, तो वर्ड्सवर्थ की सारी जो थ्योरीज या जितने भी पोइट्री के लेके कॉन्सेप्ट आते हैं वो सिर्फ इमोशंस, फीलिंग्स और इमेजिनेशंस पे आते हैं। ठीक है, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मीन्स पीस, आराम, सुकून, खामोशी, यानी कि बहुत ही पीस ऑफ माइंड वाली जो सिचुएशन होती है, दैट इज़ ट्रैंक्विलिटी। यानी कि वो इमोशंस जो आपकी बिल्कुल प्योर फीलिंग से जनरेट होते हैं, बहुत ही आपकी एक्चुअल सुकून या पीस से आपके निकलते हैं, उसको ट्रैंक्विलिटी के वो पोइट्री में यूज़ होते हैं। द इमोशंस इज कॉन्टेम्पलेटेड बाय अ स्पीशीज ऑफ रिएक्शन। ओके, सो ये है पोइट्री की डेफिनेशन। इसको आप रट लें, ये पेपर में रेफरेंस के तौर पे लिखें, या ये पेपर में आ जाए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के तौर पे, तो आपने इसमें ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कि हाउ पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। अब आप ये 5 पॉइंट्स माइंड में रखें। सबसे पहला, पोइट्री डिपेंड्स ऑन द मूड्स एंड इंस्पायरेशन ऑफ द पोइट। अब हम पोइट्री पढ़ के ये बता सकते हैं कि जो पोइट है उसका टोन हमारे पास आयरॉनिकल है, या फिर हैप्पी है, जॉयफुल है, सैड है, डिप्रेस्ड है, एंड हाउ द पोइट इंस्पायर्ड। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की, देन यू विल केम टू नो दैट, आप डेफिनेटली उसकी एग्जांपल ले लें कि आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। अब इसमें उसकी फीलिंग्स हैं, इंस्पायरेशन है। ठीक है, अब डैफोडिल्स की अगर आप पोम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो नेचर से इंस्पायरेशन है वहाँ पर। ठीक है, सेकंड, फीलिंग्स ऑफ द पोइट। थर्ड, फीलिंग्स ऑफ द हार्ट। थर्ड, फीलिंग्स एंड इमोशंस आर फंडामेंटल। देखिए, एक ह्यूमन है, जाहिर बात है, अगर इफ द ह्यूमन हैव अ हार्ट देन इट्स 100% श्योर दैट इट हैज़ द फीलिंग्स एंड इमोशंस इन इट। उन्हीं फीलिंग्स और इमोशंस को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना इज द नेम ऑफ पोइट्री इन सेंस ऑफ वर्ड्सवर्थ। सेकंड है एसेंस ऑफ पोइट्री। एसेंस ऑफ पोइट्री क्या है? ये सब चारों पॉइंट्स, पोइट्री, फीलिंग्स, इमेजिनेशंस एंड फीलिंग्स, ये सब चीज़ें आती हैं। अब आ जाए डेफिनेशन ऑफ पोइट पे। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये 2-4 चीज़ें रट लेनी है। मैं बार बार कह रही हूँ कि हर पेपर में आती हैं जब भी वर्ड्सवर्थ का कॉन्सेप्ट आता है। अब वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि पोइट इज़ नॉट लाइक, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई है या कोई बहुत ही अलग दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले। नो, पोइट, अगर आप चैप्टर नंबर, मतलब आप पेज नंबर 44 पे अगर ओरिजिनल टेक्स्ट आप चेक करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन लिखी हुई है, इट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, और वो एक कंप्लीट पैराग्राफ है कि अ मैन हु इज स्पीकिंग टू मैन हु डिफर्स फ्रॉम द अदर मैन इन डिग्री ऑफ सेंसिबिलिटी हु यूजेस द रियल लैंग्वेज। वो पूरा एक पैराग्राफ है, उसको आप रीड करेंगे, उसी के ही चंक्स और मेन पॉइंट्स मैंने सामने आपको दिए हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, यानी कि पोइट एक ऐसा पर्सन है जो कि कॉमन है, ऑर्डिनरी है। ही इज नॉट अ पर्सन फ्रॉम द अदर क्लास, ही इज नॉट अ पर्सन फ्रॉम द अदर वर्ल्ड। पोइट इज अ पर्सन हु हैज द सेम फीलिंग्स एंड द सेम इमोशंस दैट द अदर पर्सन और द ऑर्डिनरी पर्सन कैन हैव। ठीक है, तो पोइट एक ऐसा आदमी है हु डिफर्स फ्रॉम अदर मैन इन अ डिग्री ऑफ सेंसिबिलिटी चेंज हो, पैशन चेंज हो, एंड द पावर ऑफ इंप्रेशन चेंज हो। यानी कि एक ऐसा मैन जो कि बात तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कर रहा है, सब कुछ उसकी फीलिंग्स, इमोशंस, एवरीथिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन उसकी सेंसिबिलिटी, पैशन और इंप्रेशन का पावर चेंज हो। यानी कि जिस तरीके से एक पोइट एक चीज़ को देखता है, एक ऑर्डिनरी मैन नहीं देखता, लेकिन वो जिस तरह एक्सप्लेन करेगा वो एक ऑर्डिनरी मैन के तौर पर एक्सप्लेन करेगा। यानी कि लैंग्वेज मस्ट बी रियल। अब एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी ही प्रीफेस के फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, द रियल यूज़ ऑफ लैंग्वेज। यानी कि एक जो पोइट होता है या एक अच्छी पोइट्री होती है, दे यूजेस
द रियल लैंग्वेज, यानी ऑर्डिनरी या कॉमन लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय एनी पर्सन। सेकेंड, द पोइट पोजेसेस मोर इमेजिनेटिव पार्ट देन एवरेज ह्यूमन बींग्स। वो कहता है पोइट जो है ना वो क्रिएटर है, यानी कि क्रिएट करता है चीज़ों को। तो पोइट के पास एक इमेजिनेटिव पावर होती है जो कि एवरेज ह्यूमन बींग्स में नहीं होती। अब एक इंसान फॉर एग्जाम्पल वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स को देखकर क्या क्या अपने माइंड में एक इमेज बना रहा है, और एक कॉमन जो पर्सन है वो उसको सिर्फ फ्लावर्स समझेगा, लेकिन जो पोएट है वो उन फ्लावर्स को और तरीके से देखेगा। अगर आप रेन की एग्जांपल लेना चाहें कि जब बारिश होती है तो नॉर्मली वी जस्ट द नॉर्मल पीपल दे जस्ट एंजॉय द रेन बाय हैविंग सम टी, बाय हैविंग सम काइंड ऑफ स्वीट्स और सम like baked items, but when it comes to the poet they write poetry on the like dripping of the drops of the rain, कि किस तरीके से आसमान से पानी आ रहा है, and how it's like the trees are absorbing the rain, and how the earth is absorbing the water of the rain, how the rain gives the rebirth to the new plants। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि पोइट एक चीज़ को और तरीके से देखता है जबकि कॉमन मैन और तरीके से देखता है। A poet must have a comprehensive soul and his thoughts must be long and deep। वही बात जो मैंने आपको बताई कि कॉमन पर्सन की इमेजिनेटिव पावर से अलग होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ पोएटिक डिक्शन, अब मैंने आपको ये चीज़ मैं आपको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी बताऊंगी कि बेसिकली इसके 4 हमारे पास सेक्शंस आते हैं, ठीक है, जिसमें पोइट्री है, पोइट है, तो उसी के अंदर पोइटिक डिक्शंस भी हैं। अब इसने वर्ड्सवर्थ ने पोइटिक डिक्शन के प्रिंसिपल्स बताए हैं हमें। सबसे पहले ये बताया है कि लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी अ लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मैन एज मैन टॉकिंग टू मैन। मैंने आपको बताया कि पोइट्री की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो रियल लैंग्वेज होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। सेकेंड इज पोइट्री शुड बी इन अ रियल लैंग्वेज ऑफ मैन। बाय मैन वर्ड्सवर्थ मीन अ रस्टिक फोक एंड हम्बल। Now rustic folk and humble means कि a common man who are away from the busyness of the life like who is away from the modernism of the life, कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, कुछ अलग चीज़ों में फॉर एग्जांपल आप नेचर से दूर हो जाते हैं ना, तो नेचर के तौर पर हम रस्टिक फोक और हम्बल जो लैंग्वेज हो उस तरीके से वो पोइट्री लिखी जानी चाहिए। और लैंग्वेज शुड बी प्योरीफाइड ऑफ कोर्सनेस और ऑडिटीज, यानी कि लैंग्वेज के अंदर कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ या कोई और थिंग नहीं लिखनी चाहिए। लैंग्वेज शुड बी सिंपल और प्योरीफाइड। इट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ मैन इन द स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, यानी कि फुल क्लियर सेंसेस बताई हों कि यानी कि ऐसी लैंग्वेज लिखी गई हो जिसमें सेंसेस क्लियर हो रहे हो, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री इज नॉट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ प्रोज। वो कहते हैं जो पोइट्री की लैंग्वेज है ना वो प्रोज की लैंग्वेज से डिफरेंट नहीं होती। अब आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा, यानी कि वर्ड्सवर्थ लैंग्वेज मीन्स वोकैबलरी नॉट सिंटेक्स और ग्रामर। अब इसने इसमें स्ट्रक्चर की बात नहीं की हुई, सिर्फ वोकैबलरी की बात की गई है। अब कॉलरिज ने भी एक पोइट्री प्रोज का डिफरेंस वगैरह दिया, वो तो खैर हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन वर्ड्सवर्थ के ये पॉइंट्स आपने अपने माइंड में बिठाने, दीज आर इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर, अब चूंकि वर्ड्सवर्थ वाज द पोइट ऑफ रोमांटिक्स, द पोइट ऑफ नेचर, तो उनका कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर इज डिफरेंट। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ही वॉज अ पैंथिस्ट और अ मिस्टिक्स, यानी कि जो पैंथिसिज्म और मिस्टिसिज्म को फॉलो करते हैं वो हर चीज़ में नेचर को देखते हैं। दे थिंक दैट नेचर इज द परसेप्शन ऑफ द गॉड, सही है। तो एज अ पॉइंट ऑफ नेचर ही इज लाइक अ वर्शिपर ऑफ नेचर, यानी कि नेचर को वर्शिप करने वाला। पैंथिस्ट, नेचर डिवोटी और हाई प्रीस्ट। हिज लव ऑफ नेचर वॉज प्रोबेबली ट्रूअर एंड मोर टेंडर देन एनी अदर ऑफ इंग्लिश पोइट। वो कहता है जो वर्ड्सवर्थ की एक नेचर से लव था ना वो और किसी पोइट का नहीं रहा। That's why his poetry is full of nature। आप वर्ड्सवर्थ की कोई भी पोम उठा के देख लें, आपको उसमें नेचर का ही एक लव मिलेगा, एक ब्यूटी मिलेगी कि हाँ वाकई एक ऐसे इंसान ने कितने गहराई से किसी चीज़ को फोकस किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब मैं आपको जो 2-4 पॉइंट्स बता रही हूँ, जस्ट कीप देम इन योर माइंड्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो कुछ वर्ड्सवर्थ के बारे में है कि वर्ड्सवर्थ इज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। वर्ड्सवर्थ की डेट ऑफ बर्थ डेट मैंने आप लोगों को बताई थी, इट्स 1770 to 1850, ठीक है। इसको मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था कि शेक्सपियर और मिल्टन के बाद अगर कोई पोइट है तो वो हमारे पास ही इज़ वर्ड्सवर्थ, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये चीज़ थी कि ये क्रिटिक नहीं थे, ये पोइट थे। हम इनको लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ तो रहे हैं, बट ही वॉज नॉट अ क्रिटिक, ही वॉज अ कंप्लीट पोइट ऑफ नेचर, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स ये कि उन्होंने अपने प्रीफेस में ये बताया कि उनका जो एम है ये प्रीफेस लिखने का वो है कि पोम्स जो हैं वो एक तो न्यू काइंड की हों, यानी कि एक बिल्कुल ही वॉर साइड से या रियलिस्टिक नेचर से निकल कर आप एक न्यू काइंड लिखो जो कि नेचर पे बेस करती हो।
और उसका थीम और स्टाइल दोनों दोनों चेंज हो, ठीक है। फिर ये ज़रूरी है कि जो फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेड्स का, उसमें कोई प्रीफेस नहीं था। प्रीफेस को ऐड किया गया 1800 में, और 1798 में लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि प्रीफेस के 4 मेजर सेक्शंस हैं। पहला है पोइट्री, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है पोइट, तीसरा है वैल्यू ऑफ पोइट्री, और चौथा है पोइटिक डिक्शन। There are 4 sections in the preface of the lyrical ballads. The number 1 is poetry, poet, value of nature and then poetic diction. ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले नेचर का इंट्रोडक्शन आता है, फिर एक सिस्टमेटिक डिफेंस है अपनी ही थ्योरी ऑफ पोइट्री का। तो एक आप ये देखें कि जो पर्पस है इस प्रीफेस को लिखने का, वो बेसिकली रीडर्स को इस चीज़ के लिए वार्न करना है कि भाई जो हम पोम्स अभी आप पढ़ने जा रहे हैं वो उस पुरानी काइंड की नहीं है, ये बिल्कुल एक न्यू काइंड है। जो आपकी कन्वेंशनल पोइट्री चलती आ रही है ये उससे बहुत डिफरेंट है। तो Wordsworth suggests the poet's aim has been to choose incidents and situations from common life and then to relate them in a selection of language used by men, and at the same time throw over them a coloring of imagination whereby ordinary things could be presented to the mind in an unusual aspect. The motto of the preface was back to nature. ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो रोमांटिसिज्म का मोटो था वो था बैक टू नेचर। तो बहरहाल यही था सब कुछ वर्ड्सवर्थ के बारे में कि वो नेचर को वर्शिप करते थे, वो विलेज लाइफ में रहना पसंद करते थे और नेचर की ब्यूटी को बताते थे, लेकिन सब कुछ करते थे सिंपल लैंग्वेज में। और वर्ड्सवर्थ यही कहते थे कि लैंग्वेज को, पोइट्री को बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए कि कोई भी कॉमन रीडर उसको पढ़ के समझ सके। सो इट वॉज ऑल अबाउट वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस, लिरिकल बैलेड्स, हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है मैंने। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म, उसमें आप मेरी फर्स्ट वाली वीडियो के सारे लेक्चर्स एक्सप्लेन कर देंगे। फिर कोई कंपैरिजन अगर आ जाए कि रोमांटिसिज्म में या फिर विक्टोरियन में या वेस्टर्न एज में क्या डिफरेंस था, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। फिर कौन से 4 सेक्शंस थे वर्ड्सवर्थ के, उसके 2-2 पॉइंट्स देख लीजिएगा कि पोइट है, फिर पोइट्री है, फिर वैल्यू ऑफ पोइट्री है और फिर पोइटिक डिक्शन है, ठीक है। फिर मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि व्हाट वाज द मेजर इंसिडेंट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिसिज्म, तो आप मुझे सिंपल बताएंगे कि द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिसिज्म वाज स्टार्टेड बाय द पब्लिशमेंट ऑफ द लिरिकल बैलेड्स, ठीक है। लिरिकल बैलेड से ही रोमांटिसिज्म की बिगिनिंग हुई थी। और अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द लिरिकल बैलेड, या फिर अगर मैं पूछ लूँ कि व्हाट इज़ द टोटली एक्सपेरिमेंट ही था ना, क्योंकि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लिखा था ये चेक करने के लिए कि लोग इस कन्वेंशनल और फिर उसके अलावा यानी कि इंसिडेंट्स बताना हम्बल और रस्टिक लाइफ के, जिसमें पोइट है, पोइट की डेफिनेशन, पोइट्री की डेफिनेशन, वर्ड्सवर्थ का पोइट्री को लेके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जांपल्स, और उनके पूरे टेक्स्ट में जितनी भी हाईलाइटेड लाइंस हैं उन सबको एक दफ़ा रीड, और उसके बाद कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।